तो चलिए हम कल की स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। तो ये बात है 1774 की। फ्रांस में लुई 16 नाम का एक प्रिंस था और लुई 16 बिलोंग करता था फ्रांस की रॉयल फैमिली जिसका नाम था बर्बन। आई नो ये बहुत ज़्यादा बिस्किट से रिसेंबल करता है, बट व्हाट टू डू। तो वो बिलोंग करता था फ्रांस की बर्बन फैमिली को। अब लुई 16 को बना दिया फ्रांस का राजा, वो भी तब जब वो सिर्फ 20 साल का था। और लुई 16 की शादी हुई थी एक ऑस्ट्रियन प्रिंसेस से। उस ऑस्ट्रियन प्रिंसेस का नाम था मैरी ऑन्टोइनेट। जब लुई 16 राजा बना तब उसे पता चला कि फ्रांस की जो ट्रेजरी है, मतलब जो पैसा है फ्रांस का, जो तिजोरी है, वो पूरी खाली है। अब ऐसा क्यों हुआ, तो चलो देखते हैं। पहला रीजन था लॉन्ग इयर्स ऑफ वॉर। बहुत सालों तक फ्रांस में वॉर ही वॉर चल रहे थे। लुई 15 जो इसके पहले वाला राजा था, उसने भी बहुत सारे वॉर्स किए। तो 7 वॉर्स थे, कुछ फॉरेन वॉर्स थे, जिसकी वजह से पूरा पैसा वॉर में खर्च हो चुका था। इसका दूसरा रीजन था पैलेस ऑफ वर्सेल्स। पैलेस ऑफ वर्सेल्स एक ऐसी जगह थी जहाँ पे किंग और उसकी पूरी फैमिली रहती थी। अब पैलेस ऑफ वर्सेल्स की इंटरेस्टिंग बात ये थी कि वहाँ के कोर्ट्स इतने बड़े एक्स्ट्रा वैगन थे कि उसे मेंटेन करने का खर्चा बहुत ज़्यादा था। इनफैक्ट एक बात बता दूं कि जो प्रिंसेस थी या जो क्वीन थी किंग की, मैरी, वो बड़ी खर्चालू थी, तो उसके वजह से भी बहुत एक्सपेंसेस हुए। तो ये वर्सेल्स के पैलेस को मेंटेन करने का खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा था। तीसरा रीज़न था ब्रिटेन के साथ वॉर। अब अमेरिका और फ्रांस दोनों का पंगा चल रहा था ब्रिटेन से। तो ये वॉर में क्या हुआ कि अमेरिका, जो बहुत ज़्यादा कॉलोनियलिज्म से परेशान थी, क्योंकि हम जानते हैं कि ब्रिटेन की हैबिट थी कॉलोनिज्म स्प्रेड करने की, तो वहाँ पे उन्होंने कॉलोनीज बना के रखी थी अमेरिका में। तो फ्रांस ने हेल्प की थी अमेरिका को इंडिपेंडेंस गेन करने में, तो उसमें भी बहुत खर्चा हो गया। तो ये सारे रीजंस के वजह से फ्रांस की ट्रेजरी हो चुकी थी एम्प्टी। तो ये क्वेश्चन कि फ्रांस की ट्रेजरी एम्प्टी क्यों थी जब लुई 16 राजा बना फ्रांस का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो आप इसे याद रखिए। फ्रांस पहले से ही कर्जे में था। 2 बिलियन लिवर से ज़्यादा कर्जा था फ्रांस के ऊपर। LIVRES लिवर ये फ्रांस की करेंसी थी। ऊपर से जो लुई 16 ने मदद की थी अमेरिका की कि ताकि उसे ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस मिले, उस वजह से और 1 बिलियन लिवर का कर्जा फ्रांस पर चढ़ गया। इतना ही नहीं, जो भी लेंडर्स थे जिन्होंने लोन प्रोवाइड किया था फ्रांस को, ये 2 बिलियन और बाद में एक और बिलियन लिवर्स का, वो लोगों ने स्टार्ट कर दिया अब 10% इंटरेस्ट रेट चार्ज करना। मतलब लोन तो अमाउंट, प्रिंसिपल तो फ्रांस को देना ही देना था, साथ ही साथ उनको ब्याज देना पड़ रहा था 10% का। जितना भी पैसा फ्रांस की गवर्नमेंट के पास आता था यूनिवर्सिटीज से या फिर टैक्सेस से, जो भी रेवेन्यू आता था, उसमें से ऑलमोस्ट पैसा इंटरेस्ट पेमेंट्स देने में चला जाता था। तो अब जो फ्रांस के रोजमर्रा के खर्चे थे, जो रेगुलर एक्सपेंसेस थे, जैसे कि आर्मी, कोर्ट, गवर्नमेंट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज, वो खर्चे निकालने के लिए लुई 16 को टैक्सेस बढ़ाने पड़े। लेकिन टैक्सेस बढ़ाने के बाद भी कुछ बहुत सुधार नहीं आया फ्रांस की ट्रेजरी में। वो सफिशिएंट नहीं था। आगे की कहानी जानने से पहले हमें एक टर्म का मतलब पता होना चाहिए, और वो टर्म है ओल्ड रेजीम। ओल्ड रेजीम का मतलब होता है ओल्ड सिस्टम। तो 1789 के पहले जो भी फ्रांस का सिस्टम था, सोसाइटी का स्ट्रक्चर था, इंस्टीट्यूशन था, वो ओल्ड रेजीम कहलाता था। 1789 ही क्यों? क्योंकि 14 जुलाई 1789 को एक रेवोल्यूशन हुआ था, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो वो रेवोल्यूशन के बाद से फ्रांस का जो पूरा सिस्टम था वो बदल गया। इस वजह से 1789 के पहले का पीरियड जो था, जिस तरह से सोसाइटी और इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइज थे, उसे हम ओल्ड रेजीम कहते हैं। तो हम देखते हैं ये ओल्ड रेजीम कैसे फंक्शन करता था। 1789 के पहले ओल्ड रेजीम में जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो 3 एस्टेट्स में डिवाइडेड थी। मतलब जितने भी फ्रांस के लोग थे, उनके स्टेटस के हिसाब से
उन्हें 3 कैटेगरीज में बांट दिया गया था। तो ये एस्टेट एक तरीके का सिस्टम था सोसाइटी को अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड करने का। जो भी वहाँ लोग रहते थे उन्हें ये 3 एस्टेट में डाल दिया गया। राजा वहाँ का कोई भी एस्टेट को बिलोंग नहीं करता था। फर्स्ट एस्टेट वाले लोगों को क्लर्जी कहा जाता था या लीडर्स ऑफ द चर्च कहा जाता था। जैसा कि आप नाम से सुन सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्लर्जी का मतलब होता है वो लोग जो लोग चर्च को चलाते थे। क्लर्जी बहुत सारा लैंड ओन करते थे फ्रांस में, और वो खुद उस लैंड का ध्यान नहीं रखते थे, उनके बिहाफ पर बाकी लोग उस लैंड का ध्यान रखते थे। जो फर्स्ट एस्टेट था वो गवर्नमेंट को टैक्सेस नहीं पे करता था, लेकिन वो कभी ऐसे ही थोड़ा सा पैसा गिफ्ट के तौर पर साल में एक बार गवर्नमेंट को दे देते थे। क्योंकि ये क्लर्जी लीडर्स थे चर्च के, ये रिस्पॉन्सिबल थे नेशन में स्पिरिचुअल और मॉरल वेलफेयर के लिए। सेकेंड इम्पॉर्टेंट एस्टेट था नोबिलिटी। ये फ्रांस का सेकेंड एस्टेट था। ये बहुत ही प्रिविलेज और रिच फैमिलीज में बॉर्न हुए लोग थे। इनका जनरेशन बाय जनरेशन टाइटल जो है वो कैरी फॉरवर्ड होता था। जैसे सर मैडम एक टाइटल है, वैसे उस समय फ्रांस में नोबल एक टाइटल था, और वो कुछ कैटेगरीज में डिवाइडेड था, लेकिन हम इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे। हम इतना समझेंगे कि जो नोबल थे फ्रांस के, वो लोग जैसे राजा का बेटा राजा होता है वैसे नोबल का बेटा नोबल होता था, और वो काफ़ी वेल्दी रिच फैमिलीज को बिलोंग करते थे। अब उन्हें कुछ टाइटल दिए गए थे तो उन्हें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी दी गई थी। जो भी नोबल्स थे वो रिस्पेक्ट करते थे, सेवा करते थे, और साथ ही साथ किंग की मदद करते थे। इस वजह से बहुत सारे नोबल्स मिलिट्री में काम करते थे या फिर किंग के मिनिस्टर्स की तरह काम करते थे। इतना पैसा होने के बाद भी इन्हें प्रायोरिटी दी गई थी पीजेंट्स के लैंड पर। इसका मतलब इन्हें लैंडलॉर्ड की तरह ट्रीट किया जाता था, और ये पीजेंट्स को लैंड प्रोवाइड करते थे एज अ टेनेंट, मतलब एज अ किराएदार। पीजेंट्स जो थे वो इनके किराएदार थे, और रिटर्न में लैंड के बदले नोबल्स उनसे सर्विस या फिर लॉयल्टी जो चाहे वो मांग सकते थे। इसी को हम फ्यूडल सिस्टम कहते हैं। तो इतना पैसा होने के बाद भी जो नोबल्स थे वो मिडिल मैन की तरह काम करते थे, राजा और पीजेंट्स के बीच के मिडिल मैन की तरह। ये बेसिकली लैंड प्रोवाइड करते थे पीजेंट्स को, और बदले में उनसे कुछ ना कुछ सर्विस या लॉयल्टी लेते थे। तो उनके लिए पीजेंट्स को एक्सप्लॉइट करना, परेशान करना, उन पर अत्याचार करना बहुत ही आसान था। उन्हें काफी सारे फ्यूडल प्रिविलेजेस थे। फ्यूडल प्रिविलेजेस मतलब प्रिविलेजेस जो फ्यूडल सिस्टम के अंडर में उन्हें मिले। जिस तरह से फर्स्ट एस्टेट के लोगों को टैक्स पे करना नहीं पड़ता था, उसी तरह से नोबल्स को भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं थी। उन्हें एग्जेम्पशन दिया गया था, मुक्ति दी गई थी टैक्स पे करने से। अब हम बात करते हैं थर्ड एस्टेट की। थर्ड एस्टेट में बिजनेसमैन से लेके डॉक्टर्स, लॉयर्स, पीजेंट्स, होमलेस पुअर, ये सारे लोग थर्ड एस्टेट के पार्ट थे। थर्ड एस्टेट सबसे लार्जेस्ट एस्टेट था। तीनों एस्टेट में से सबसे ज्यादा पॉपुलेशन थर्ड एस्टेट की थी। फ्रांस की 90% पॉपुलेशन पीजेंट्स की थी। अब जो पीजेंट्स थे उन्हें फील्ड्स में काम करना पड़ता था, या फिर जो उनके लैंडलॉर्ड्स थे मतलब जो नोबल्स थे उनके घरों में काम करना पड़ता था। नोबल्स के बिहाफ पर उन्हें कभी कभी आर्मी में सर्व भी करना पड़ता था। उन्हें और भी सर्विसेज देनी पड़ती थी, जैसे कि अगर कुछ रोड कंस्ट्रक्ट हो रहा है फ्रांस में तो उसमें उन्हें सर्विसेज देनी होती थी। इसे हम फोर्स्ड लेबर कहेंगे। जबरदस्ती उन्हें ये सर्विसेज देनी पड़ती थी, और उन्हें इतने पैसे भी नहीं दिए जाते थे। अब नोबल्स तो वो सर्विसेज प्रोवाइड कर ही, साथ ही साथ उन्हें कुछ टैक्सेस फर्स्ट एस्टेट के लोगों को भी पे करना पड़ता था। इस टैक्स का नाम था टाइथ, और ये जो टैक्स था उसके हिसाब से जितना भी वो फील्ड में उगा रहे हैं उसका 10वां हिस्सा उन्हें चर्च को देना पड़ता था। इसका मतलब पीजेंट्स को फर्स्ट एस्टेट भी एक्सप्लॉइट कर रहा था और सेकेंड एस्टेट भी एक्सप्लॉइट कर रहा था। फर्स्ट एस्टेट और सेकेंड एस्टेट को सर्व करने के बाद उन्हें और भी बहुत सारे टैक्सेस पे करने पड़ रहे थे, जैसे कि एक टैक्स था टाइल, जो इन्हें डायरेक्टली राजा को देना पड़ रहा था, स्टेट को देना पड़ रहा था।
ये एक तरीके का डायरेक्ट टैक्स था, मतलब जो भी उनकी कमाई हो रही थी उसका कुछ हिस्सा उन्हें टैक्स के फॉर्म में देना पड़ रहा था। साथ ही साथ जो रोजमर्रा के खर्चे थे, जैसे सॉल्ट और टबेको, इन पर भी उन्हें टैक्स भरना पड़ता था। जैसे कि अगर मैं रेस्टोरेंट में जाती हूँ तो मैं जो भी सर्विसेज लेती हूँ या जो भी मैं गुड्स खरीदती हूँ, जैसे अगर मैंने नमक लिया या फिर मैंने कुछ और खरीदा, तो मुझे जैसे गवर्नमेंट को आज के डेट में जीएसटी देना पड़ता है। तो उसी तरह से उस जमाने में फ्रांस में थर्ड एस्टेट के लोगों को सॉल्ट और टबेको रोजमर्रा की चीजों पर टैक्स देना पड़ता था। इसका मतलब सारे टैक्सेस सिर्फ थर्ड एस्टेट को पे करने पड़ रहे थे। इसके पहले भी जब लुई 16 ने टैक्सेस बढ़ाए थे, तो भी पूरा बर्डन किस पर आ गया? पूरा बर्डन आ गया थर्ड एस्टेट पर। क्लर्जी को तो वो टैक्स देते ही थे, टाइथ नाम से, मतलब जितना भी वो प्रोड्यूस कर रहे थे उसका 10वां हिस्सा तो वो फर्स्ट एस्टेट को दे रहे थे। फिर नोबल्स को भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे, उसके साथ ही साथ डायरेक्ट टैक्स भी दे रहे थे स्टेट को, टाइल नाम का। उसके अलावा सॉल्ट और टबेको पर भी टैक्स दे रहे थे। तो इसी तरह सारे लोग मिलकर इन पर बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहे थे। तो सबसे वल्नरेबल क्लास जो थी वो थर्ड एस्टेट थी, और उसमें से भी जो छोटे छोटे पीजेंट्स थे, पुअर होमलेस लोग थे, उन पर बहुत अत्याचार हो रहे थे। ये एनसीईआरटी का एक पिक्चर है जिसका नाम है द स्पाइडर एंड द फ्लाई। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो पीजेंट है, ये सामान फ्रूट्स वेजिटेबल्स लेकर आया है नोबल के लिए, और ये नोबल आराम से बैठा हुआ है और एक नज़र से देख भी नहीं रहा है उस बेचारे इंसान को। इसीलिए हम नोबल को कहेंगे कि वो स्पाइडर है, और हम ये इंसान को, इस पीजेंट को कहेंगे कि वो एक फ्लाई है, क्योंकि ये सिर्फ उसे खाने के लिए बैठा है, उसे परेशान करने के लिए बैठा है, उस पर अटैक करने के लिए बैठा है। तो बेसिकली ये नोबल जो है वो डेविल है, शैतान है। उसके पास जितना भी पैसा है उसके लिए कम है, जितना ज़्यादा है उसके पास उतना और उसकी लालच बढ़ती जा रही है, और इस वजह से वो उस बेचारे पुअर पीजन से चीज़ें ले रहा है। तो ये दिखाता है फ्रांस का पूरा फ्यूडल सिस्टम, और दिखाता है कि किस तरह से 1789 के पहले लोगों की कंडीशन थी फ्रांस में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से वीडियोस बनाती रहूं, तो मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।